पंजाब का बजट इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदे तक ताख़ीर का शिकार हो गया। हुकूमत की जानिब से मुआहदे के ड्राफ्ट की तैयारी जारी है। अपोजिशन ने अपने मुतालबात पर मबनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हुकूमत को अपने मुतालबात से आगाह कर दिया, ऐसा कहना है स्पीकर पंजाब असम्बली का। स्पीकर परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह करने पर IG पंजाब को माफ़ी मांगना होगी। जी हां, IG और चीफ सेक्रेटरी स्पेशल कमेटी के सामने पेश हों। अपोजिशन लीडर सुब्तैन खान की जानिब से ये कहना है तहरीरी मुआहदे के बाद ही असम्बली इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। तो इसी बारे मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, ये मुतालबात पर मबनी ड्राफ्ट है क्या? हेलो जी बोलें। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास थोड़ी देर कबल स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर सुब्तैन खान, डिप्टी अपोजिशन लीडर राजा बिशारत, डिप्टी अपोजिशन लीडर मियां हसन फारसी की मौजूदगी में हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि जब तक जो है वो IG और चीफ सेक्रेटरी जो है अपने मुकदमात, गिरफ्तारियों और छापों के मामले पर स्पेशल कमेटी के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगते, उस वक्त तक जो है वो इजलास की कार्रवाई जो है वो पुरअमन तौर पर आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरह पंजाब असम्बली का जो बजट इजलास है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदे तक ताखीर का शिकार है। हुकूमत की जानब से मुआहदे के नकात जो है उनको तैयार किया जा रहा है, जबकि अपोजिशन ने अपने मुतालबात पर मबनी ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन लीडर का ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत को अपने मुतालबात से आगाह कर दिया है, अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह करने पर IG पुलिस को माफी मांगना होगी और IG और चीफ सेक्रेटरी स्पेशल कमेटी के सामने पेश होंगे। तहरीरी मुआहदे के बाद असम्बली इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो यूं इस वक्त तक जो है वो हुकूमत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद जो है वो मलक अहमद खान, जो कि इस इजलास के लिए वजीर कानून के तौर पर नामजद किए गए हैं, वो वापस जो है वो स्पीकर चैम्बर पहुंचे हैं और जो हुकूमत ने जो है वो मुतालबात जो है जिस हद तक मानना है या नहीं, उस पर जो है वो अभी थोड़ी देर में वो अपोजिशन को जो है वो इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। हुकूमत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। राजा रियाज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अदा करना पड़ता है। मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि गरीब को सहूलतें देने से इनकी आमदन में इजाफा होगा, जिससे वो मुल्क के अंदर तैयार की गई अशिया खरीदता है, जिससे मुल्क के अंदर माशी तरक्की का अमल शुरू होता है। लेकिन मैं इसके साथ इस बात का भी इजाफा करता चलूँ कि हमें तकरीरों के बजाय अमली इक़दामात की जानब बढ़ना होगा। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जामिया और ठोस इक़दामात उठाने पड़ेंगे और चूँकि गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का ज़रिया माश रोज़गार होता है, इसलिए हमें अब ऐसे ठोस इक़दामात उठाने होंगे कि इन तबक़ात को रोज़गार और छोटे कारोबार के मौके मुहैया हो सके। हमें ख़ास तौर पर छोटे कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए बिला सूद कर्ज़ों को मेरिट पर फराहमी को यकीनी बनाना होगा। जनाब स्पीकर, आज से कोई 4-5 दिन पहले जनाब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की सरबराही में मैंने TV पर देखा कि आप भी मौजूद थे और आपने वहाँ पे जो आपकी मीटिंग हुई उसमें फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान को हर सूरत हमने एक ज़रई मुल्क बनाना है और इस ज़रई मुल्क में ख़ास तौर पर गंदम और काटन को हमने इसमें खुद कफील होना है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गंदम और काटन में खुद कफील होने के लिए क्या हम सस्ता डीजल किसान को दे सकते हैं? क्या हम सस्ती बिजली किसान को दे सकते हैं? क्या हम बीज असली, नकली नहीं असली बीज किसान को दे सकते हैं? क्या हम उनको खाद जो है वो ब्लैक होने से बचा सकते हैं? क्या हम उनको सस्ती खाद दे सकते हैं? ये वो सारे सवाल हैं कि अगर हम इन मसाइल को हल कर सके, डीजल पर राहत दे सके,
बिजली पर जिस तरह इंडिया में रायत है वो रायत दे सके तो किसान यकीनन खुद कफील हो सकता है। ये पाकिस्तान अपनी ज़रई इजनास में खुद कफील हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान में ये चीज़ें किसान तक ना सस्ती खाद पहुँचाई गई, ना सस्ता डीजल पहुँचाया गया, ना सस्ते बीज पहुँचाए गए, ना असली दवाइयाँ पहुँचाई गई। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पर जैली दवाइयाँ, ज़रई जैली दवाइयाँ जो हैं वो मुहैया किए जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं। और मुझे ये कहते हुए एहसास हो रहा है कि इस हुकूमत ने किसान की बेहतरी के लिए वो इक़दामात बजट में नहीं किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी के लिए वो इक़दामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि रीढ़ की हड्डी के लिए वो ज़रूरी इक़दामात किए जाएं जिससे किसान खुशहाल हो सके और हम मुल्क में ज़रई इजनास में खुद कफील हो सके। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ सनती सेक्टर जो है वो भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमने बेशक इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि इंपोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन जनाब स्पीकर स्मगलिंग पर कौन कंट्रोल करेगा? आज इस्लामाबाद के जिस स्टोर में चले जाएं, मुल्क के जिस स्टोर में चले जाएं, दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस पाबंदी का क्या फ़ायदा? अगर हमने पाबंदियाँ लगानी हैं तो बाहर के मुल्क की कोई चीज़ पाकिस्तान के किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और जब तक पाकिस्तान में पाबंदी भी होगी लेकिन साथ स्मगलिंग भी चलेगी, उस वक़्त तक हमारी सनती तरक्की जो है वो रुकी रहेगी। हम बरामदात तो कर सकते हैं, लेकिन दरामदात। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत के अहम फैसले सामने आ गए। सुब्तैन खान को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए सुब्तैन खान को मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी मियां महमूद रशीद को पार्लिमानी लीडर, जबकि 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर किए गए। 2 साबिक वज़राए कानून राजा बशारत और मियां असलम इकबाल को डिप्टी अपोजिशन लीडर बना दिया है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 4 घंटे ताख़ीर का शिकार। सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान स्पीकर परवेज़ इलाही को मनाने उनके चैम्बर पहुँच गए। हुकूमत का अपोजिशन के साथ तहरीरी मुआहदा करने से इनकार। मामलात इल्तवा का शिकार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मनाने की कोशिशें जारी हैं। जी हाँ, पंजाब असम्बली का बजट इजलास 4 घंटे ताख़ीर का शिकार रहा। सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान स्पीकर परवेज़ इलाही को मनाने उनके चैम्बर पहुँच गए हैं। हुकूमत का अपोजिशन के साथ तहरीरी मुआहदा करने से इनकार। मामलात इल्तवा का शिकार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मनाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज पंजाब असम्बली भी पहुँच गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास 4 घंटे ताख़ीर का शिकार रहा। बराह रास्त आपको लिए चले, इस वक्त इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कुरैशी कि पाकिस्तान तो खुशहाल हो ही नहीं सकता जब तक हमारा किसान खुशहाल ना हो, और उसकी वजह है पाकिस्तान एक अभी भी ज़रई मुल्क है। हमने अगर ऊपर जाना होता है तो हमारी ज़राअत को परफॉर्म करना होता है। इंशाल्लाह आगे इंडस्ट्री को भी हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक हमारी ज़राअत ठीक नहीं होती, मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में है, क्योंकि ज़राअत के साथ है फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी आज तो पाकिस्तान का तो इशू है, हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़ें तो ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है,
गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई हैं, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक तरह बहुत खुशकिस्मत है। हमारे पास अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है, दरिया दिए हैं, हमारे पास मौसम है मुख्तलिफ। कराची से लेके जब आप ऊपर गिलगित तक जाते हैं या चित्राल तक जाते हैं तो मौसम बदलते हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो सिर्फ ज़राअत के ऊपर ही बहुत ज़रा अपनी दौलत में इजाफा कर सकता है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हम सबको ख़तरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर ख़ास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स। हमें डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स, जो हम सोच रहे थे कि हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमें जो मौजूदा गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो किसान के हालात हैं, जो अभी फिर से शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि एक तो इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई। बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो अगर अभी आपकी इनपुट्स महंगी होती जा रही हैं, एक तो आलमी महंगाई है, लेकिन एक इस जो आते साथ ही हुकूमत ने चीज़ें महंगी की हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। और मुझे ये खौफ है कि अगर ये इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई सोच ना की गई, टारगेटेड सब्सिडीज़ कम से कम ना दी गई, तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और ये भी जहन में रखना है कि दुनिया के अंदर ये इशू बना हुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा, रूस और यूक्रेन की जंग के वजह से इंटरनेशनल अब इशू बना हुआ है फूड सिक्योरिटी का। मैं सिर्फ अपने दौर पे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि हम जब आए, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने अपने किसान की पूरी मदद करनी, और मैं शुरू से हमारे मंशूर में ये था कि जब तक पाकिस्तान की ज़राअत उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फिर से मैं कहता हूँ कि अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तो हमने पूरा इंडस्ट्री पे भी जोर लगाया, लेकिन उसको टाइम लगेगा। उस वक्त तक जो पाकिस्तान अगर खुशहाली आनी है यहाँ, तो वो ज़राअत के ज़रिए आनी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम जब आए, हमने आते साथ ही फैसला किया और एक प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए। उसके अंदर हमने क्या किया कि पूरी कोशिश की कि किसानों की मदद की जाए। और वो कैसे की? हमने सब्सिडीज दी, सारी दुनिया में किसान को सब्सिडी मिलती है। हमने फैसला किया कि हम सीड के ऊपर सब्सिडी देंगे, कॉटन पे, ऑयल सीड पे, डीएपी के ऊपर हमने फैसला किया, दालों के ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। डीएपी पे फैसला किया कि 24 अरब रुपए की सब्सिडी डीएपी को दी जाएगी। फिर पोटैश को अलहदा सब्सिडी, फिर जो यूरिया के ऊपर 132 अरब रुपए की सब्सिडी दी हमारी। और आज मैं देख रहा हूं कि यूरिया की कीमत हमारी वजह से दुनिया में 5 गुना कम पे हम यूरिया बेच रहे थे। हमारा तकरीबन 1700-1800 के बीच में था यूरिया की बोरी, आज वो पहुंच गई है 2800 पे। और इसका पूरा असर पड़ेगा सारी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर। हमने फिर पेस्टिसाइड्स पे दी सब्सिडी, हमने एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों को बेहतर अपनी ये जो गाय भैंस है इसके ऊपर 24 अरब की सब्सिडी दी। फिर हमने पानी को बचाने के लिए, असल इशू अब पानी का बना हुआ है, 90 अरब हमने वाटर
کنزرویشن کی سبسڈی دی، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، سبسڈی نہیں دی. اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے جو فارم مشینری تھی 56 آئٹمز کے اوپر سبسڈی دی. اچھا، یہ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اور یہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ یہ جو اس سبسڈیز کی وجہ سے جو کسانوں نے پھر جس طرح محنت کشوں نے اس ملک میں ریکارڈ پروڈکشن دی. کپاس 17% کپاس کے اندر امپروومنٹ آئی، پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. چاول 10.7% چاول کے اندر اس کی پروڈکشن بڑھی. گنا 9.4% گنا بڑھا، اور چینی کی پروڈکشن 24% بڑھی. آئل سیڈز 24.7%، دالیں 29% دالوں کے اندر ہماری پروڈکشن بڑھی. آلو 35% بڑھے. مرچیں 8.6%، سوری 36%. ہماری جو سبزیاں تھیں 11.5%. ہم نے جس میں بڑا ہمیں امپروومنٹ ملی وہ تھی ہماری میز 19%. اب یہ جو پروڈکشن ہے، یہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہماری ریکارڈ پروڈکشنز ہوئی. گندم کی میں بات کر رہا ہوں، گندم کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. اس پچھلے سال نہیں ہوئی، لیکن اس سے پچھلے سال، اس سال نہیں ہوئی، اس سے پچھلے سال ہماری گندم کی بھی ریکارڈ پروڈکشن تھی. اس سال ہماری کم ہوئی، 10 لاکھ ہماری گندم کی ٹن کم ہوئی. تو میں جو اپنے کسانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب بھی الیکشن ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ جلدی ہو، کیونکہ جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، امپورٹڈ حکومت، ایک امریکنوں نے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس حکومت کو لے کے آئے ہیں. اس کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جتنی دیر یہ حکومت رہے گی، ایک منٹ لوڈ شیڈنگ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی، لوڈ شیڈنگ، ایک منٹ. ایک تو بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، دوسری اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. اور خاص طور پہ یہ جب سے پچھلے 2 مہینے میں جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے 3 سال دیکھ رہے ہو. اور آپ دیکھیں، یہ تو کسانوں کا مسئلہ ہے. آپ ہر طرف دیکھ لیں، 2 مہینے میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ پٹرول بھی، ڈیزل بھی 60 روپے، بجلی بھی مہنگی. سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آ رہا ہے گھی کا، کہ جو جتنی مہنگائی اب امپورٹڈ گھی کے اندر ہوئی ہے. تو دیکھیں، میرا صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے، یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی. یہ عوام کی خدمت. کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم مہنگائی کم کریں گے. تو مہنگائی تو انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ آئے ہیں، سنیں ذرا میری بات، یہ لوگ عوام پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ان کا ایجنڈا، جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، جن کے یہ غلام ہیں، ایک ان کا ایجنڈا جس میں آپ کے سامنے ہے کہ روس کا ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے. امریکہ کا الائنس میں ہے، اور پاکستان، یہ ان کے امریکہ کے غلام، ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے، ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا.
ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے، اور کہہ رہے کہ امریکہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نہ. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی، یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ، میں پھر سے کہتا ہوں، وہ تیل بھی لے رہے ہیں، وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں، لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے. یہاں انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے. ایک منٹ سنو، 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. انہوں نے کم کیا ہے کیونکہ وہاں سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہے ہیں، اور ہمارے یہاں 60 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ان سے تیل لینے کی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے. نیب ختم، ایف آئی اے کے اوپر اپنے لوگ، ایف آئی اے کے اندر جو ان کے اوپر کیس تھے وہ مقصود چپڑاسی والے، وہ بھی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان تفتیش کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے گیا. ایک جو نوید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے میں، اس کو ہارٹ اٹیک. اور ایک کوئی گلزار تھا جو بھی وہ بھی ان کے کام کر رہا تھا وہ شوگر مل میں، جس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آیا تھا، اس کو بھی وہ بھی کیا. اب ایف آئی اے ختم، ساری ان کی کیسز ختم. نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ گیا، بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. نیب بھی اب ختم، سارے کیسز زرداری کے بھی ختم. جتنوں کے 10 سال انہوں نے جو دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا تھا وہ سارے کیسز ختم. اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، وہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکینڈ پہ جاتا کدھر ہے، حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے. یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پوری بام مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھاندلی سے الیکشن جیتے، پولیس کا استعمال کریں، سب کے اوپر ایف آئی آرز، ہم سب کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں. سارے ہمارے ایک منٹ جو سارے چکر مار رہے ہیں، ہر دوسرے دن عدالت میں جا رہے ہیں اپنی بیلیں کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ مافیا ہے. یہ آئے اس لیے ہیں. صحافیوں کے اوپر ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی صحافیوں کے لیے مشکلات ہے. آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جن کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں، اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے، مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں، اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے. اس کے لیے میں ساری پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں، ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے، جہاد کر رہے ہیں ہم. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں، ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. تو میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں، آج اپنے کسان ہیں، اپنے مزدور ہیں، اپنی انڈسٹری والے ہیں، جن کی آج انڈسٹری میں بھی جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے، انڈسٹری میں بھی وہی پرابلم شروع ہو گئے. جو ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، 4 فصلیں ان میں ریکارڈ گروتھ ریٹ، یعنی جس سے ملک میں خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے، پھر 2 سالوں کے اندر
पिछले 2 सालों में, पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा एवरेज में 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ है। हमने इनका मुकाबला करना है, इनका मुकाबला करना है आप सब ने, और किसानों ने भी, क्योंकि किसान उमूमन शिरकत नहीं करते। अब आपने मेरे साथ मिलके हमने इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तहरीक चलानी है, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं आपको जब कॉल दूंगा आपने सब ने निकलना है।